नमस्कार दोस्तों। साथियों, स्लोवेनिया पहली कंट्री बन गई है जो कि कोरोना वायरस से फ्री घोषित कर दिया गया है। इस कंट्री ने अपने आप को कोरोना फ्री घोषित कर दिया है। यह यूरोपियन यूनियन जिसके के अंदर 28 कंट्रीज आते हैं, जो कि कुछ दिनों पहले ब्रेग्जिट के लिए हल्ला कर रहे थे, बट अब उनमें से यह स्लोवेनिया पहली कंट्री बन गई है जिसने अपने आप को कोरोना फ्री घोषित कर दिया गया है। कारण यह है कि स्लोवेनिया विश्व की पहली कंट्री थी जिसने अपने देश में मास्क फॉर ऑल नाम से एक मुहिम चालू की। मास्क फॉर ऑल मतलब कि वहाँ जितने भी लोग हैं वो उनको मास्क पहनना है। तो आपको पता है कि मास्क पहनने से ही जो भी ग्राफ दिखाया जाता है उसमें यह कर्व काफ़ी फ्लैटन हो जाता है। इस कारण इस देश ने कंटेन कर लिया कोरोना वायरस को। तो कृपया आप भी अपने राज्य सरकार और जो भी आपके आसपास के डीएम हैं उनको कृपया यह सुझाव दें ताकि वो अपने आसपास अपने राज्यों में जिलों में सबको मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आप है लाइट मोड जीए के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 17 मई। आज ही के दिन 1969 में आईसीटी की स्थापना हुई थी। आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ओके, तो बेसिकली यूएन यह दिन को ऑब्जर्व करता है। यूएन का मानना यह है कि 2030 तक और यह यूएन का जो एसडीजी गोल बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें भी यह है कि 2030 तक दुनिया के सभी लोगों को कनेक्ट कर देना है। अगर दुनिया का कोई देश इंटरनेट पे कनेक्ट नहीं हो पाता है या फिर टेलीफोन कनेक्टिविटी में पीछे रह जाता है तो वह देश काफ़ी पीछे हो जाएगा। तो हमको पता है कि इंटरनेट किसी भी कंट्री के लिए एक ब्रिज का काम करती है आगे बढ़ने में, जो कि मोदी जी क्वांटम लीप की बात कर रहे थे, कुछ वैसा ही। अभी आपको पता होगा कि भारत के सर्विस सेक्टर का डेटा कल ही आया है। सर्विस सेक्टर में भारत यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस में है। भारत का एक्सपोर्ट जो अमेरिका में है सर्विस सेक्टर में वह है लगभग 240 बिलियन, और जो इंपोर्ट है भारत का, जो वहाँ से निर्यात भारत लेता है, वह है लगभग 120 बिलियन यूएस डॉलर। तो अगर इसका जो डिफरेंस है वह है 80 बिलियन यूएस डॉलर, तो भारत 80 बिलियन यूएस डॉलर है इसके सामने, आगे याद रखिएगा। तो यह भारत पॉजिटिव मीन्स सरप्लस में है। तो आप देख सकते हैं कि मीन्स हमारे देश में इंटरनेट पेनिट्रेशन होने के कारण हम कैसे सर्विस आउटसोर्स करते हैं और हमारा देश आगे बढ़ जाता है। तो इसी तरह दुनिया के सभी लोग कनेक्ट होंगे तो इकॉनमी दुनिया का बेहतर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई-नाम हैज़ रीच्ड माइलस्टोन ऑफ हाउ मेनी मंडीज अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। तो साथियों, ई नाम क्या है मैंने आपको बताया था। ई नाम जिसका फुल फॉर्म है ई नेशनल, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ओके, बेसिकली यह जो मार्केट है यह ई नाम, अगर आपको लिख के बता दूं, ई नाम जो है, पहले इसका आंसर देख ले। इसका आंसर ऑप्शन डी है। ओके, ऑप्शन डी मीन्स अब यह 1000 मंडी टच कर गई है और इससे ऊपर भी हो जाएगी। तो बेसिकली जो ई नाम है यह एक ई बिडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बिडिंग होती है, तो इस कारण इस प्लेटफॉर्म पे जो भी बायर्स और सेलर्स के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन एसिमेट्रीज होती है, मीन्स बायर्स को कुछ जानकारियाँ नहीं पता, सेलर्स को कुछ जानकारियाँ नहीं पता, तो होता उससे क्या है कि जो रियल प्राइस होता है वह डिस्कवर नहीं हो पाता है। तो इसलिए ई नाम जो है वह बायर्स और सेलर्स के बीच में जो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है उसको रिमूव कर देता है। ठीक, इन्फॉर्मेशन से एसिमेट्री को रिमूव कर देता है, जिसके ही कारण रियल प्राइस डिस्कवरी हो पाता है। मीन्स रियल प्राइस पता चल पाता है कि क्या है एग्जैक्टली। अगर आपको बता दें कि ई नाम पे इससे पहले जितने भी एपीएमसी मंडीज़ हैं, मीन्स एपीएमसी मंडीज़ वैसे होते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, मतलब एक राज्य सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई है। तो उसमें जो भी मंडीज़ है इस पर पहले से इस नेटवर्क पे एग्जिस्टिंग थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण काफ़ी मुश्किलात आ रहे थे। किसान पहले से छोटी छोटी मंडियाँ थी जो कि एपीएमसी पे रजिस्टर नहीं थी। सरकार ने सोचा कि उन मंडियों को भी इससे इंटीग्रेट कर दे ई नाम पे, ताकि किसानों को मुश्किल ना सामना करने पड़े, उनका रियल प्राइस है वह मिल सके। इसके लिए बहुत सारे परिवर्तन भी किए गए। इसका डिटेल मैं आपको किसी दूसरे क्वेश्चन बता दूंगा। ई नाम को जो मैनेज करती है वह है एसएफएसी, इसकी लीड एजेंसी है ई नाम की। और जो भारत के अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं
वो है NS तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना से MP हैं, ठीक। और यही NS तोमर पंचायती राज मिनिस्टर भी हैं। तो आप यह याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द AIIB हैज साइंड ए लोन एग्रीमेंट फॉर हाउ मच एनुअल प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव इरीगेशन सर्विसेज एंड फ्लड मैनेजमेंट इन द दामोदर वैली कॉरपोरेशन कमांड एरिया इन वेस्ट बंगाल। तो दामोदर वैली में AIIB ने कितना रुपया दिया है इरिगेशन के लिए? तो इसका सही आंसर है साथियों 145 मिलियन $। तो 145 मिलियन $, पैसा दिया है AIIB ने। AIIB के बारे में बताएं, यह 2016 में एग्जिस्टेंस में आया था। इसकी हेडक्वार्टर है बीजिंग। दरअसल AIIB और NDB इसे एशिया के कंट्रीज़ ने मिलकर बनाए थे। जैसे दुनिया के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक है, तो उसी के टक्कर में एशिया के देशों के लिए बनाया गया AIIB और NDB। AIIB बेसिकली एशिया पैसिफिक रीजन को सर्व करती है, और जो ADB है यह ब्रिक्स नेशन को। NDB बना था 2015 में और AIIB बना था 2016 में। NDB जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसमें जितने भी कंट्रीज है, बेसिकली 5 कंट्रीज है, तो सभी का इक्वल वोटिंग राइट्स होता है। बट AIIB में नहीं है। AIIB में जिनका कैपिटल ज़्यादा है, जैसे चाइना का कैपिटल इसमें ज़्यादा है, तो उनके वोटिंग राइट्स इसमें ज़्यादा है। मीन्स इसमें डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, मीन्स वोटिंग राइट्स के अलग अलग अधिकार हैं। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो मैंने आपको बताया AIIB का बीजिंग में है और NDB का संघाई में है, ठीक। इतनी जानकारियाँ हो गई। अगर इस क्वेश्चन में बात करें, वेस्ट बंगाल में यह नदी है जिसका कि नाम है दामोदर। दामोदर को आपको पता होगा कि बंगाल का शोक भी बोला जाता है, मीन्स सौर ऑफ बंगाल। जैसे अगर इसी से पैरेलल अगर बिहार की बात करें, तो बिहार में जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक बोला जाता है। शोक या फिर सौरो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके कारण एक तो यह इरिगेशन में दोनों नदी सपोर्ट नहीं कर पाती है, और ऊपर से फ्लड आता है वो अलग। तो अगर बंगाल में इसीलिए AIIB ने पैसा दिया है ताकि दामोदर रिवर प्रोजेक्ट के कारण इरिगेशन और फ्लड दोनों सही रूप से हो सके, मीन्स फ्लड से बचाया जा सके और इरिगेशन को बढ़ाया जा सके। AIIB के अलावा इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा तो है ही, साथ ही वर्ल्ड बैंक का भी पैसा है, तो आप इतना याद रखें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूनियन HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक has launched a series of dash books on studies related to coronavirus under the title Psychological Impact of Pandemic and Lockdown and How to Cope। तो आपको पता है निशंक जी जो कि हरिद्वार से MP हैं और भारत के HRD मिनिस्टर, वह काफ़ी अच्छे लेखक हैं। इनका शौक किताब लिखना है और इनका पेन नेम निराला है, मीन्स निशंक है। जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी का निराला था, रामधारी सिंह का दिनकर था, उसी तरह इनका पेन नेम निराला है और आगे जाकर यह अपने पेन नेम के साथ जाने जाएंगे, जैसा कि भारत के बाकी साहित्य के बहुचर्चित लेखक जाने जाते हैं अपने पेन नेम से, तो इनका उसी तरह निशंक है। तो इन्होंने यह बुक लिखा है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों C 7। अगर बात करें तो जो आज आखिरी ट्रेन से 20 ट्रिलियन जो रुपये घोषित किए गए हैं सरकार द्वारा, उसका आखिरी ट्रेन का घोषणा हुआ, टुकड़ों टुकड़ों में बताया गया कि क्या होगा। इसने रमेश पोखरियाल निशंक के जो कि HRD मिनिस्ट्री है, तो उसमें खबर आई कि भारत सरकार अब हर एक क्लास के लिए एक ऑनलाइन प्रोग्राम लाएगी ई-विद्या के नाम से, और काफ़ी अच्छी स्कीम है। और TV चैनल पे भी प्रोग्राम चलाए जाएंगे, रेडियो पे, सब चीज़ पे। अब भारत का बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ रुझान बढ़ रहा है। अभी कोरोना वायरस के कारण स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर का फुली यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो सरकार के पास कोई और ऑप्शन है नहीं ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ मूव करने के अलावा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। Which state union territories has inducted in service India's first thermal detection headgear that will enhance the social distancing while still enabling the policemen to perform their duties? तो यह हेड गियर देने वाले राज्य हैं दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन B। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। पद्म भूषण रेसिपिएंट प्रोफेसर अनीसुज्जमान का हाल में ही निधन हो गया, तो वह बेसिकली किस देश से थे? तो यह थे बांग्लादेश, ढाका से। इन्हें पद्म श्री भूषण मिल रखा था।
पद्म भूषण मिलने के कारण यह काफ़ी बहुचर्चित थे और इनका निधन हो गया। भारत का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है वह है भारत रत्न, फिर आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री। तो इनका जो अवार्ड था वो भारत के 3rd सिविलियन अवार्ड से नवाजे गए थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 stated that India is among 88 countries that are likely to miss global nutrition targets by which year। तो आपको ये बताना है किस साल के बारे में बताया जा रहा है। बेसिकली 2025 बोला गया है कि भारत 2025 तक ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट को लाइकली है कि मिस कर जाए। ओके, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि आज ही न्यूज़ आया है कि भारत, आपको पता होगा कि हॉर्टिकल्चर में पहले ही रिकॉर्ड बना चुका है। मीन्स 300 मिलियन मेट्रिक टन हॉर्टिकल्चर भारत उगाता है। हॉर्टिकल्चर में साग सब्जियां फल वगैरह आ जाते हैं। और फूड ग्रेन्स की बात अगर करें तो फूड ग्रेन्स में भी इस साल रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और लगभग 295 मिलियन मेट्रिक टन को यह टच कर गया है। और यहीं पे अगर हम सेरेल्स की बात करें, जिसको MS स्वामीनाथन ने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोला है, तो उसमें भी भारत ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो भारत में जो भी अनाज या न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादातर रैट्स खा जाते हैं। अगर इसका सही क्रियान्वयन किया जाए तो न्यूट्रिशन सपोर्ट से बचा जा सकता है। ठीक है, और अभी आपको पता होगा कि फूड सफिशिएंसी के लिए भारत सरकार ने आज ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे फिर से जोर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है कि गांव के जितने भी किसान हैं वो इकट्ठा मिल जाए और एक साथ मंडी को सामान दे या उनसे ले। उससे क्या, और आपको फिर पता है कि मंडी को इनाम से जोड़ दिया गया है तो रियल प्राइस डिस्कवरी हो सकती है। मीन्स जितने भी एसिमेट्रीज है, जितने भी लूप होल्स है, सबको प्लग इन किया जा सकता है। ठीक, वहीं पे अगर बात करें भारत में बी कीपर्स की, क्योंकि शहद भी न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, तो भारत में बी कीपिंग का एक अलग ही कमर्शियल बिजनेस है। बी कीपिंग, जिसमें कि मधुमक्खी पालते हैं। आपको हैरानी होगी जान के कि भारत में लगभग 2 लाख बी कीपर्स हैं, 2 लाख, और यह करोड़ों की संख्या में मधुमक्खी पालते हैं। मार्च अप्रैल के महीने में इनका काम होता है कि यह अपने सारे मधुमक्खी के छत्तों को लेकर जाते हैं और वह सीजन होता है एप्पल में पॉलिनेशन का, तो यह बड़े बड़े एप्पल ऑर्चिड्स में जाते हैं और वहाँ पे मधुमक्खियों को पॉलिनेट करवाते हैं और फिर शहद निकालते हैं। उससे फिर कमर्शियलाइजेशन होता है। तो यह ठप हो गया। तो इसी कारण आपको मैंने कल बताया था कि बी कीपर्स को सरकार ने लगभग 500 करोड़ के आसपास पैसे दिए हैं हर्जाने के रूप में, ताकि वो आगे बढ़ सके, अपने काम को आगे चलाते रहे। ठीक है साथियों, तो यह कुछ बातें थी। बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। विच कंट्री हैज एक्वायर्ड ए टॉप पोजीशन ऑन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स फॉर द 3rd कंजिक्यूटिव ईयर। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पहले देखते हैं आखिर होता क्या है। तो ट्रांजिशन है, मीन्स चेंज होता होगा कहीं पे एनर्जी। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स उस इंडेक्स को बोलते हैं। मीन्स बेसिकली इसमें होता यह है कि यह जांचा जाता है कि कौन सा देश फॉसिल फ्यूल बेस्ड फ्यूल से हट के लगभग 0 कार्बन की तरफ जा रहा है। मीन्स 0 कार्बन एमिशन की तरफ। यह मानना है कि लगभग मिड सेंचुरी में 2050 तक सभी देश 0 कार्बन पे पहुंच जाएंगे। मीन्स कार्बन एमिशन नहीं होगा, फॉसिल फ्यूल पे रिलाई हम लोग ना के बराबर करेंगे। तो उसमें स्वीडन ने फिर से टॉप किया है और तीसरा नंबर कंट्री बन गया है। स्वीडन एक और कारणों से चर्चा में है। कोरोना वायरस में इन्होंने क्या किया कि अलग ही अप्रोच लिया। इनके आसपास के देशों ने क्या जो किया उससे इन्होंने बिल्कुल अलग किया। स्वीडन ने क्या किया कि इन्होंने लॉकडाउन तो किया बट पार्शियल लॉकडाउन किया, मतलब कि जिम, रेस्टोरेंट, बहुत सारी चीज़ इन्होंने खोले रखे। और अब यहाँ पे क्या है कि अब ये अपने देश को पूरी तरह खोल रहे हैं। तो इनका यह मानना है कि चूँकि इन्होंने पहले से पार्शियल लॉकडाउन किया था तो इनमें हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है और अब खोलने के कारण यहाँ पे डेथ रेट कम होंगे। जबकि इनके आसपास के जो भी देश है, डेनमार्क या बाकी देश, उनका स्ट्रेटजी अलग रहा। उन्होंने पूरी तरह लॉकडाउन किया, जिसके कारण अगर अब वह खोलेंगे तो उनको काफ़ी दिक्कत होगा, वहाँ पे डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो स्वीडन की ये खास बातें थी। और हम बढ़ते हैं। अच्छा, इस एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को रेज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है,
और जो हमने पीछे देखा था ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के बारे में, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट तो उसे रिलीज करता है WHO, और इसका भी हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो आप यह 2 पॉइंट याद रखना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल डोनेट वेंटिलेटर्स टू इंडिया टू ट्रीट द कोविड-19 पेशेंट्स एंड हेल्प इट फाइट द इनविजिबल एनिमी। तो यह है हमारे डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने बोला है कि वह वेंटिलेटर भारत को डोनेट करेंगे। तो पहले ये अपने देश में तो कंटेन कर ले, फिर यह ऐसी बातें करे। तो ठीक है, जैसा भी इन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर यूएस हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे was elected unopposed to the state legislative council from which state recently। आपको पता है उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से हैं, तो इसका सही आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई भी बात हो, कुछ भी फीडबैक सजेशन हो, hi@lightmode.in पे हमें लिखें, और कृपया कृपया हमें करके सब्सक्राइब करें, और उसके सामने जो बेल बटन है, ठीक, बेल बटन को घंटी बजा दें। और 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द हमें चाहिए ताकि हम आपको लाइव सर्विस दे सकें। तो ठीक है साथियों, गुड बाय, सी यू सून।